आपने रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को लेकर के कहा कि आप महिला के तौर पर उनका सम्मान करते हैं और बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन नेता के तौर पर आपको लगता है कि वो फिट नहीं है। अभी उनका एक एफिडेविट आया जब चुनाव के लिए उन्होंने पर्चा दाखिल किया, उसमें उन्होंने किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी का कोई विवरण नहीं दिया और अपने शैक्षणिक योग्यता में उन्होंने साक्षर लिखा। हालांकि संविधान में ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति, आपका मैं नजरिया जानना चाहता हूं, जो साक्षर हो, दस्तखत करना जानता हो, उसको मात्र साक्षर लिखने से क्या आप एक छोटी सी नौकरी पा सकते हैं? एक क्लर्क की नौकरी, सी ग्रेड की नौकरी पा सकते हैं। डी ग्रेड की नौकरी के लिए भी एक छोटी सी शैक्षणिक योग्यता चाहिए। आप 8वीं पास हो या 10वीं पास हो। तो भैया ये तो नेता, आपको संसद में बोलना है, देश की सबसे बड़ी अदालत में बोलना है, तो डिग्री का महत्व देखिए होना चाहिए। यदि आप उसको नकार रहे हैं तो संविधान संशोधन करके, जहां तक मेरा सुझाव है, एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। चपरासी के लिए 8वीं पास 10वीं पास है, लेकिन नेता बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता न होना ये कहीं न कहीं गलत है। एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। क्योंकि समाज को दशा दिशा किसने दी? किसी वकील ने दी। बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे? वकील थे। गांधी जी खुद एक वकील थे। बिल्कुल, बैरिस्टर। राम मनोहर लोहिया जिनके फिलॉसफी पे जेपी मूवमेंट हुआ, वो इकोनॉमिक्स से बर्लिन से PhD करके आए थे। तो एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। नेहरू को देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश की आजादी में उतनी बड़ी भूमिका निभाए। क्या जवाहरलाल नेहरू ऑक्सफोर्ड में पढ़ा नहीं करते थे? उन्होंने वकालत वहां से करके आए। आपको लगता है कि शिक्षा जरूरी है? उनसे एक शिक्षा के कारण एक आदमी में और जानवर में मूल अंतर क्या होता है? शिक्षा का ही होता है ना। शिक्षा से व्यक्ति सभ्य होता है, सुसंस्कृत होता है। इसलिए शैक्षणिक अंतर होना चाहिए। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं, मैं शिक्षा के महत्व पे बोल रहा हूं। आकलन तो होना चाहिए। हाँ, उनसे MP का फुल फॉर्म पूछा जाता है और वो नहीं बता पाती है, और वो सिवान की सांसद की NDA की प्रत्याशी है। तो जनता सोचेगी कि यदि NDA कोई दल प्रत्याशी थोपता है तो परीक्षा तो जनता को देना है ना, फैसला जनता को लेना है कि उनकी दलील में, इस पार्टी के निर्णय में क्या जनता के अनुरूप प्रत्याशी है। जनता अपना निर्णय लेगी। 25 तारीख को 4 जून को रिजल्ट आपके सामने होगा। चलते हमारा काम है अपनी बात रखना। चलते चलते सिवान के इस समर में, चुनावी समर में, आप लोगों को बतौर, आप एक प्रबुद्ध आदमी हैं, आप PhD हैं, JNU से आपने PhD किया है। JNU जो आज सोचता है देश वो कल सोचता है, ऐसी बातें JNU के बारे में कही जाती है। आप क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि जनता को अपना जन होने का, जनतंत्र मजबूत तब होगा जब जन की सहभागिता होगी। जनता अपनी चेतना विकसित करे और अपना एक स्वतंत्र निर्णय ले और एक नई लकीर खींचे, एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिताए। हिना साहब का आप जो समर्थन कर रहे हैं, देखिए सब एक संवेदनशीलता है उनके साथ। उनको मैं देख रहा हूँ कि देखिए, और जो 2 प्रमुख प्रत्याशी हैं जो दलों से हैं, इन लोगों की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। रमेश कुशवाहा जी के प्रभाव से उनकी पत्नी लड़ रही है, वो विधायक रहे हैं, शायद उनके काम को जनता देखी हो। और दूसरी जो महागठबंधन के हैं श्रीऔध बिहारी चौधरी जी, वो 85 से लगातार राजनीतिक पदों पे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जैसे बड़े पद पे रहे, जिससे मुख्यमंत्री तक अध्यक्ष महोदय करके संबोधित करता है जिस शासन को। तो अब इससे बड़ा पद तो नहीं ना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संवैधानिक दृष्टि से। तो हमें लगता है कि मैडम को मौका देना चाहिए। सिवान की जनता तो प्रबुद्ध है। एक महिला लड़ रही है। देखिए, महिलाएं शासन में आए लेकिन पति के प्रभाव वाली नहीं, वो महिलाएं जिनकी अपनी स्वतंत्र सोच हो। तो यहाँ 2 महिलाएं हैं, एक अपनी स्वतंत्र सोच वाली, आत्मनिर्भर सोच वाली महिला जो अपना निर्णय खुद लेती हो, और दूसरा महिला भी हो, वो बड़ी हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम उनकी प्रतिष्ठा करते हैं एक महिला के रूप में, बड़ी होने के रूप में। लेकिन नेता के रूप में यदि उनका निर्णय उनके पति लेते हो तो इसमें महिला स्वावलंबन और महिला आत्मनिर्भरता कहाँ देखता है? और आधी आबादी तो हमें लगता है कि पूरी तरह हिना मैडम के पक्ष में गोलबंद है। और पुरुष भी इस बार जाति, धर्म और लिंग भेद का दायरा टूट के और हिना मैडम के पक्ष में एक बड़ा समीकरण मुझे बनता हुआ दिख रहा है। और मैं सिवान की जनता से कहूँगा कि आपको जागना होगा। जो कुरीतियाँ हैं समाज में, जो दोष हैं, जैसे दहेज हुआ, नशा हुआ, महिला कम उम्र में बच्चों का विवाह हुआ,
अशिक्षा हुआ, इनको समाप्त करने के लिए भौतिक विकास के साथ साथ ये सारी चीजें भी चाहिए। क्या देश में चुनावी समर है, चुनावी रणभेरी सुनाई देने लगी है। सीवान में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक यादव, हमारे साथ मौजूद हैं। एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं, ये जो डॉक्टरेट की उपाधि होती है, इन्होंने जेएनयू से, ये जेएनयू के स्कॉलर हैं, जेएनयू से इन्होंने पीएचडी किया है। डॉक्टर विवेक से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विवेक यादव, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और सीवान का और जो अभी राजनीतिक स्थितियां हैं उस पर हम लोग इनका नजरिया जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है, सीवान को आप इससे पहले भी चुनाव में देखे हैं, इस बार भी देख रहे हैं, क्या अलग है? इस विषय पे बात करने के लिए पहले हमें जाना होगा कि एक लोकतंत्र का पर्व है, कि लोकतंत्र के स्वभाव क्या है, लोकतंत्र की प्रवृत्ति क्या है, लोकतंत्र की प्रकृति क्या है, लोकतंत्र में उथल पुथल कैसे होता है और लोकतंत्र में नई लकीरें कैसे खींची जाती हैं। इस लोकतंत्र को पाने के लिए 1947 के पहले हमने कितना संघर्ष किया। आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने फांसी चढ़े, कितने प्रताड़ना झेला उन लोगों ने, कितना उत्पीड़न झेला, उसके बाद ये आज़ादी मिली। तो उस समय जो पूरा भारतीय जनमानस था वो एक था, जाति और धर्म में नहीं बंटना था। और जनतंत्र और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जन और लोक अपने आप को समझेगा और अपनी चेतना को विकसित करेगा, न कि जाति में न धर्म में। इसके बाद जब जेपी मूवमेंट होता है तानाशाही के विरुद्ध, उस समय भी पूरी जनता एक हुई, जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी। आज के दौर में जो पार्टियां हैं वो इस जनतंत्र में से जन हटा चुकी हैं, तंत्र को हावी कर दी है, या आर्थिक तंत्र हो या उनका तानाशाही का तंत्र हो, ऊपर के 5 लोग बैठे हो और वो पूरी जनता का फैसला करते हो कि ये किधर जाएंगे, या तो गलत प्रत्याशी देना। देखिए, हर चीज का कोई ना कोई स्वभाव होता है, डॉक्टर का, वकील का, चिकित्सक का। उस पेशे में उसकी जगह आप दूसरा आदमी रखेंगे जो दूसरे गुण और स्वभाव का हो तो कार्य नहीं हो सकता। उसी तरह नेता भी है, नेता तो सबको आत्मसात करने वाला है। तो उस नेता का सिद्धांत क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसका विचार क्या है, ये सारी चीजें होना चाहिए। लेकिन आज पार्टियां क्या कर रही हैं, जनता के ऊपर नेताओं को थोप रही हैं, बालू माफिया, गिट्टी माफिया, सीमेंट माफिया, धन पशुओं को और विकृत लोगों को। तो इससे लोकतंत्र खराब हुआ। जब कोई भी पेड़ सूखता है तो हम कहाँ जाते हैं, उसके इलाज के लिए उसके जड़ में जाते हैं। जड़ में जाते हैं। तो अब गांधी जी कैसे गए? गांधी ने क्या कहा? 1857 की क्रांति राजाओं की क्रांति थी, असफल क्यों हुई? आम जनमानस नहीं जुड़ पाया। लेकिन गांधी जब आते हैं भारतीय राजनीति में 1916 से 47 तक, तो उन्होंने जन को केंद्रित किया कि जब जन आंदोलन होगा तब ये अंग्रेज जाएंगे। तो आज जरूरत है कि चेतनाशील लोग जन के बीच जाएं और जन को जागृत करें। सीवान की राजनीति, नई लकीर खींची जाए। सीवान की राजनीति में आ रहा हूँ। आज सीवान की जो राजनीति है, पूरे बिहार की, देश की यदि देखा जाए तो मोदी जी 10 साल से हैं, सत्ता का अपना स्वभाव होता है, लेकिन विपक्ष के नेता मौन है, आंतरिक सहमति है। यदि उनका विरोध है भी तो जनता की वजह से। लेकिन खासकर हम सीवान में आते हैं तो सीवान में इस समय जनता का जनता जनचेतना की तरफ जा रही है, अपनी जनचेतना को खुद विकसित कर रही है और पार्टियों के दायरे को और जातिगत जो बाध्यताएं हैं जो पार्टियों ने थोपा था इनके ऊपर, कि जैसे 2 दुकानें फिक्सिंग कर लेती हैं कि 5 चीजें हमारी, 4 चीजें आपकी, और हम ऐसे ही बाजार चलाते रहेंगे। तो ये लोग जो बाजारीकरण करने का काम कर रहे थे उसको जनता नकार रही है और आगे बढ़ रही है इन दायरों से, और पूरी जनता जाति और धर्म का बंधन तोड़ के एक हुई है एक हिना साहब जी के पक्ष में, क्योंकि वो एक संवेदनशील महिला है और एक नई लकीर खींची जा रही है। देखिए, आंकड़े व्यक्ति बदल सकता है, उसकी बातें बदल सकती हैं, लेकिन आंकड़े और संख्या तो नहीं ना बदल सकता है। बिल्कुल। तो आज अगर आप संख्या पे बात करें तो यही बीजेपी और जेडीयू का मतदाता जब 2009 में विष्णु पटेल से बगावत किया था तो वो मात्र कितना वोट पाए थे? 43,000। थोड़ा इनको बढ़ा दीजिए, 60,000 दे दीजिए। माले का वोट तोड़ रहे हैं, 80,000 माले का वोट है, इन्हें 40 दे दीजिए, कितना हुआ? 1 लाख। कुछ और देना चाहें तो 1.25 लाख दे दीजिए। उसके बाद महागठबंधन के प्रत्याशी रहे, इनका जो मजबूत समीकरण, लोग माई माई चिल्लाते रहते हैं, एम तो पहले ही हट गया, वाई भी 10% रमेश कुशवाहा जी ले लिए अपने राजनीतिक स्वभाव की वजह से, और 90 में 3 जगह बराबर बट गया। एक हिस्सा मैडम के पास, हिना मैडम के पास, एक हिस्सा जीवन यादव के पास और एक हिस्सा चौधरी जी के पास। तो महागठबंधन की जो स्थिति है
30% यादवों का, बंधुओं का वोट। जाति का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग जाति का ही दावा कर रहे हैं कि ये जाति हमारे साथ है, तो 30% उनका वोट और माले का 40,000 वोट। तो कुल मिला के लाख का वो आंकड़ा पार कर रहे हैं। 1 लाख, 1.5 लाख को 2.5 लाख, और वो 70% में मैडम लड़ रही हैं, 30% में और लोग लड़ रहे हैं। हम सिवान की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जनतांत्रिक अधिकारों को पहचाने। लोकतंत्र में मूल जनता होती है, जनता अपने अधिकारों को पहचाने, शिक्षा के नाम पे वोट दे, विकास के नाम पे वोट दे, अपने कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वोट दे। और सबसे जरूरी, आज लोकतांत्रिक अवसरों पे तालाबंदी किया जा रहा है। पहले क्या था, कर्पूरी ठाकुर जी के पिताजी हजामत बनाते थे, नाई का काम करते थे, लेकिन इतने लोकतांत्रिक अवसर थे कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंच गया। लालू जी खुद बहुत गरीब परिवार से थे, आप जानते होंगे, चपरासी क्वार्टर से निकले, लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन आज तंत्र और धन का इतना ज्यादा बोलबाला है कि एक सामान्य आदमी आप मुखिया बनने की नहीं सोच सकते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक जनता करेगी जब जनता जागेगी, और इस जागरण की शुरुआत मुझे लगता है बिहार से हो चुकी है। और इस बार भी बिहार आज़ादी की लड़ाई और जेपी मूवमेंट की तरह, आज़ादी की लड़ाई में यदि गांधी सबसे पहले थे, तो गांधी जी के जन आंदोलन की शुरुआत अफ्रीका से आने के बाद 1916 में चंपारण से ही होता है। राजकुमार शुक्ल जी उन्हें बुलाते हैं अपने आग्रह पे, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे गांधी आते हैं, और एक घर की गरीब महिलाओं को, 3 महिलाएं रहती हैं, उन्हें बुलाते हैं। 3 महिलाएं जाती हैं तो पूछते हैं गांधी जी कि आप एक बार भी साथ आ सकती थी, आप तीनों बारी बारी से क्यों आए? तो तीनों महिलाएं कहती हैं कि सर हमारे पास एक ही साड़ी थी और हम लोग बारी बारी पहन के आए। तो गांधी जी वहां से प्रभावित होते हैं कि जिस देश में हर लोगों के पास वस्त्र नहीं है, वहां मैं पूर्ण वस्त्र कैसे पहन सकता हूँ। और उन्होंने अपनी धोती को फाड़ दिया और आधा धोती उन्होंने कमर के नीचे लिया और आधे वस्त्र में उस कमर के ऊपर पूरी शरीर एक धोती में उन्होंने ढक ली, और वहां से उन्होंने जन आंदोलन की शुरुआत की। तो बिहार का ये भूमिका थी आजादी की लड़ाई में। उसके बाद जेपी मूवमेंट में जब 77 के बाद पूरी देश में जनता का उथल पुथल होता है, कांग्रेस के बाद जो दूसरी पार्टियों का उदय होता है, जो समाजवादी धड़े की पार्टियां हैं, और यहाँ तक कि बीजेपी भी जनसंघ के नाम से उस समय जनता मूवमेंट में शामिल होती है। तो बिहार का बड़ा महत्व होता है। अभी तीसरा फिर राजनीतिक विकृतियां जो आई हैं आज, उनको ठीक करने का काम ये जनता करेगी बिहार की पूरा इन चुनाव के बाद। और ये इसकी शुरुआत हमें लगता है कि इस लोकसभा चुनाव से सिवान कर चुकी है। और एक देखिए, मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल लेके आए, तो सिवान की जनता तो प्रबुद्ध है, एक महिला लड़ रही है। देखिए, महिलाएं शासन में आए लेकिन पति के प्रभाव वाली नहीं, वो महिलाएं जिनकी अपनी स्वतंत्र सोच हो। तो यहाँ 2 महिलाएं हैं, एक अपनी स्वतंत्र सोच वाली, आत्मनिर्भर सोच वाली महिला जो अपना निर्णय खुद लेती हो, और दूसरा महिला भी हो, वो बड़ी हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, हम उनकी प्रतिष्ठा करते हैं एक महिला के रूप में, बड़े होने के रूप में। लेकिन नेता के रूप में यदि उनका निर्णय उनके पति लेते हो, तो इसमें महिला स्वावलंबन और महिला आत्मनिर्भरता कहाँ देखता है? और आधी आबादी तो हमें लगता है कि पूरी तरह हिना मैडम के पक्ष में गोलबंद है, और पुरुष भी। इस बार जाति, धर्म और लिंग भेद का दायरा टूट के और हिना मैडम के पक्ष में एक बड़ा समीकरण मुझे बनता हुआ दिख रहा है। और मैं सिवान की जनता से कहूँगा कि आपको जागना होगा। जो कुरीतियाँ हैं समाज में, जो दोष हैं, जैसे दहेज हुआ, नशा हुआ, महिला बाल कम उम्र में बच्चों का विवाह हुआ, अशिक्षा हुआ, इनको समाप्त करने के लिए भौतिक विकास के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी चाहिए कि आप